A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सन 2020 का सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पहला सेक्शन लेंगे। भाग 1 है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाल विकास के अंदर पहला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, खाली स्थान दिया हुआ है, के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन 1 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन 2 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, इसे ही ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन 3 है स्कीमा मनोबंध और ऑप्शन 4 है मनोवैज्ञानिक उपकरणों। तो ZPD में यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र में जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो बच्चे को पीछे से सहारा दिया जाता है, उसे ही ZPD कहते हैं। और स्कीमा, जो भी बालक के दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है या चल रहा है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन 1, तो प्रश्न 1 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्कीमा मनोबंध। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन 1 विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन 2 है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन 3 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, और ऑप्शन 4 है अमूर्त सोच का विकास। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के बारे में पूछा जा रहा है। विकास जो है गर्भ से मृत्यु तक चलता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऑप्शन 2 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, और ऑप्शन 3 है विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन 4 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो विकास जो है गर्भ से मृत्यु तक चलता है और विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसे जैसे कि P, C, S और E, यानी कि फिजिकल, यानी कि शारीरिक हो गया फिजिकल, और हो गया कॉग्निटिव भाषा, और ये हो गया सोशल यानी कि सामाजिक, ये हो गया इमोशनल यानी कि डेवलपमेंट। और 3 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, खाली स्थान दिया हुआ है, के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 गुणारोपण, और ऑप्शन 2 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 संतुलीकरण, ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक उपकरणों। तो लेओ वाइगोस्की का सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत हो लेओ वाइगोस्की का सिद्धांत है। और लेओ वाइगोस्की ने जैसे SCL यानी कि सोशल हो गया और कल्चरल टूल्स हो गया और लैंग्वेज यानी कि भाषा हो गया, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कल्चरल टूल्स यानी कि संस्कृति उपकरणों, इसमें आया हुआ है संस्कृति। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन 1 अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ऑप्शन 2 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड,
ऑप्शन 3 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, और ऑप्शन 4 है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान दिया हुआ है पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन 1 अविभेदी समरूपी निर्देशों, ऑप्शन 2 है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन 3 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, और ऑप्शन 4 है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। तो समावेशी मीन्स होता है जिसमें हर प्रकार के बालक को सम्मिलित किया जाए। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बच्चे को हमेशा अवसर प्रदान करने देना चाहिए। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन 1 विकलांग छात्र, ऑप्शन 2 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और ऑप्शन 3 है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन 4 मंदित छात्र। तो विकलांग छात्र नहीं बोल सकते क्योंकि अब विकलांग को जो है उसे दिव्यांगता कहते हैं, और छात्र जिसका अशक्त शरीर है यह भी गलत है, और मंदित छात्र यह भी गलत है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जीन पियाजे की थ्योरी पूछी गई है। जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत बताए हैं, जिसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है सांस्कृतिक अवस्था, और तीसरा है अमूर्त, और चौथा है मूर्त अवस्था, और चौथा है अमूर्त अवस्था। तो यहाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अमूर्त, संवेदिक और मूर्त। देखिए पहले संवेदिक आना चाहिए, ये गलत हो गया, और मूर्त अमूर्त ये भी संवेदिक बाद में आया। संवेदिक जिसमें पहले आएगा वही सही हो जाएगा। तो संवेदिक हो गया, मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया। तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन, ऑप्शन 2 अति सक्रियता, ऑप्शन 3 है असतर्कता, और ऑप्शन 4 है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ऑप्शन 2 में है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन 3 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऑप्शन 4 है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन 2 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, और ऑप्शन 4 है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेगा तो विद्यार्थी स्कूल ही छोड़ देगा। तो इसमें सबसे सही उत्तर जो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। हमसे नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है संरचनात्मक शिक्षा
शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन 3 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन 4 है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है शर्मिंदगी। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 2 में है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन 3 शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। और ऑप्शन 4 है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन 2 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन 3 अनुकरण नकल और दोहराना। ऑप्शन 4 है विषय वस्तु को यत्रवत याद करना। तो याद करना यह निगेटिव है, यह नहीं होना चाहिए। और नकल करना यह भी निगेटिव है। और बिना विश्लेषण के अवलोकन बिना भी निगेटिव हो गया। तो ये तीनों गलत हो गए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन 1 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। और ऑप्शन 2 में है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन 3 है अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है। और ऑप्शन 4 में है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो बच्चे को दंड देना भी निषिद्ध अपराध है। और इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन 1 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन 2 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 3 है यत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन 4 है बच्चे को दंड देकर। देखिए यहाँ दंड है, यहाँ याद करना यानी कि रट्टा मारना, ये दोनों गलत हो गए। और बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यह भी सही नहीं है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन 1 निम्न उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन 2 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ऑप्शन 3 कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। ऑप्शन 4 है उच्च उत्तेजना उच्च भय। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ऑप्शन 1 है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 2 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 3 बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 4 है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। तो बच्चों की जो है बहुत अधिक भूमिका होती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट उत्तर ढूंढना है। तो सबसे बेस्ट यही है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन 1 योग्यता अटल है। ऑप्शन 2 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 3 असफलता अनियंत्रित है। और ऑप्शन 4 है
ऑप्शन 4 है योग्यता सुधार्य है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, योग्यता जो है सुधार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन 2 है बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन 3 अन्वेषण और संवाद, और ऑप्शन 4 है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, और ऑप्शन 4 में है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की होती है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ऑप्शन 2 दिया हुआ है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन 3 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, और ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को नामांकित करना। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है केवल पर्यावरण पर, ऑप्शन 2 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, ऑप्शन 3 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और ऑप्शन 4 है केवल आनुवंशिकता पर। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो साइना जो है एक बालक है या स्वयं से बात कर रही है। तो स्वयं से बात करना जो है स्वयं यानी कि सोया नियमन कहलाता है। तो 24 का जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सोया नियमन। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 1 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ऑप्शन 2 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ऑप्शन 4 अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन 2, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ऑप्शन 2 है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, और ऑप्शन 3 है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ऑप्शन 4 है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। तो इसमें देखिए पाढ़ आया हुआ है, पाढ़ या ढांचा इसे कहते हैं।
तो लेवाइगोस्की का यही सिद्धांत है। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न नंबर 27 है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। ऑप्शन 1 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। ऑप्शन 2 लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन 3 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता उसमें होती है जब कोई कहता है कि लड़कियां जो हैं यह काम नहीं कर सकती या लड़के यह काम नहीं कर सकते, तो उसमें लैंगिक रूढ़िवादिता पाई जाती है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनकी उम्र अभी भी 75 वर्ष है, यानी यह अभी जिंदा हैं, 75 वर्ष के हो चुके हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन 2 में है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन 3 बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन 4 है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो बुद्धि की जो खोज की थी, यानी कि आईक्यू को दिया है विलियम स्टर्न ने 1912 में, और इसका फार्मूला दिया है टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तो आईक्यू का सूत्र होता है यानी MA/CA × 100, यह होता बुद्धि का सूत्र। और बुद्धिमत्ता की जो है 8 दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता की जो है 8 दशाएं होती हैं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं पर, यानी कि बुद्धिमत्ता की जो है ये 8 दशाएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन 1 प्रथागत, ऑप्शन 2 उत्तर प्रथागत, ऑप्शन 3 अमूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन 4 है प्रथा पूर्व। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अंत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, जिसमें झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, यह सब नैतिक विकास के अंदर ही आता है। तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, यानी कि जब दूसरे इसे अपनाते हैं तो यह हो जाएगा प्रथागत। तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रथागत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है परिवार एवं जन संचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो घर में जब कोई मेहमान आएगा तो आप लोग उससे नमस्कार या सलाम करेंगे, तो वह सामाजिकरण का ही भाग होता है। प्राइमरी के अंदर ही परिवार यानी कि फैमिली आती है और सेकेंडरी के अंदर विद्यालय आता है। तो परिवार जो है प्रथम कारक हो गया और विद्यालय जो है द्वितीयक कारक हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है?
विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, जबकि गलत है, ये परिवार जो है प्राथमिक कारक एक होता है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक, यह भी गलत है, प्राथमिक कारक जो होता है वो परिवार होता है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण, यह भी गलत हो गया। तो तीनों गलत हो गए, तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा 4। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, यह सही है, और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, तो यह सही है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।